Hello guys, welcome to the biology class. So this is Deepak Kapri and let us start for our today's session. So we were discussing the chapter Principle of Inheritance and Variation and continuing in the series, today we will discuss the part 2 of the Mendelian disorders. Just for the revision purpose, I told you that what is a Mendelian disorder. So whenever a disorder or a genetic disease that occurs due to defect in the functioning of gene in a chromosome, that is called as genetic disorder. तो जब किसी क्रोमोसोम का कोई जीन नॉन फंक्शनिंग है, डिफेक्टिव है, तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होगा उसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है. तो हमने जेनेटिक डिसऑर्डर में हीमोफीलिया पढ़ा था. वी हैव स्टडीड color blindness, so now we have to study thalassemia. So again thalassemia is a autosomal link recessive disorder. तो autosomal means autosomes में है और recessive अलील पे ये डिजीज़ अकर करती है. तो इसके भी चांसेस, किसी भी प्रोजेनी में आने के चांसेस तभी हैं जब दोनों ही पेरेंट क्या होते हैं बेटा, डिफेक्टेड जीन के लिए कैरियर होते हैं. मतलब द पेरेंट शुड बी हेट्रोजाइगस इन ऑर्डर फॉर द प्रोजेनी टू बी अफेक्टेड वन. सो इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन. अब हमने यहाँ पे म्यूटेशन टर्म आ गया. तो म्यूटेशन का मतलब होता है कि डीएनए के किसी बेस पेयर में चेंज आ जाना. डिलीशन का मतलब है किसी बेस पेयर का डिलीट हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज डिलीशन. सो इन दिस सिंथेसिस ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन रिड्यूसेस. तो इसको थोड़ा एक बार डायग्राम से समझते हैं. ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है. तो आप देखेंगे इसमें आपको अल्फा चेन दिख रही है, बीटा चेन दिख रही है और इनकी दो दो सब यूनिट्स हैं. ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर आई हैव प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू. तो बेसिकली इसमें जो डेफिशिएंसी होती है या जीन के डिफेक्ट होने की वजह से इन चेन का बनना नहीं हो पाता है. मतलब इट इज़ अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर. वाई क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर? बिकॉज हेयर द क्वांटिटी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज़ बीन इफेक्टेड. सो देयर इज द रिडक्शन इन ईदर अल्फा चेन और इन द बीटा चेन. ओके. और सिकल सेल एनीमिया की तरह ही ये भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये याद रखना. तो अब इसके जो टाइप्स हैं बेसिकली दो टाइप्स की हैं. तो पहला है अल्फा थैलेसीमिया एंड द अदर इज बीटा थैलेसीमिया. तो अब नाम से समझिए अल्फा का मतलब क्या होगा. बेसिक अगर जनरल लेमन लैंग्वेज में समझें तो अल्फा थैलेसीमिया वो डिसऑर्डर होगा जिसमें इस अल्फा चेन की सिंथेसिस में डिसरप्शन होता होगा. मींस इस ये अल्फा चेन नहीं बन रही है तो इसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है. तो समझते हैं. अब इसका थोड़ा जेनेटिक बेसिस पे जाते हैं. तो बेसिकली 16th क्रोमोसोम में डिफेक्ट होगा और जो जीन इफेक्ट होगा वो कौन सा है बेटा, HBA1 एंड HBA2 जीन. मींस जो हमारा 16th क्रोमोसोम होगा उसका जीन HBA1 एंड HBA2 जब भी इसमें इफेक्ट होगा, मतलब इसमें म्यूटेशन हो रहा है, ये जीन डिफेक्टेड हो गया, तो इसकी वजह से अल्फा ग्लोबिन चेन नहीं बनेगी. ओके. तो एज आई हैव रिटन, म्यूटेशन और डिलीशन अकर्स इन वन और ऑल द फोर जीन्स. अब वन और ऑल द फोर जीन्स का मतलब क्या है. अब एक कॉपी इन जीन्स की किस में होगी, मदर में होगी, और एक कॉपी किस में होगी, फादर में होगी. तो उसके वजह से फोर जीन्स कह दिया. वन का मतलब है सपोज करो मदर के HBA1 में डिफेक्ट आ गया, ऐसे ही फादर के आ गया, या फिर दोनों के ही दोनों जीन्स में डिफेक्ट आ गया, तो ये डिजीज़ होती है. तो इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन. सो द सिम्टम्स विल बी पर्सन विल हैव एनीमिया और जॉन्डिस. दोनों केसेस में सिम्टम्स अल्फा और बीटा दोनों में सेम है. जनरली बस क्या है, एक में अल्फा चेन सिंथेसाइज नहीं हो रही है और दूसरे में बीटा चेन सिंथेसाइज नहीं हो रही है. अब आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ थैलेसीमिया, तो दैट इज बीटा थैलेसीमिया. तो अब ये क्यों हो रहा है, इट अकर्स ड्यू टू द डिफेक्ट इन HBB जीन इन द 11th क्रोमोसोम. अल्फा किस में हुआ, 16th क्रोमोसोम के डिफेक्ट में हुआ, 16th क्रोमोसोम में डिफेक्ट हुआ. रेसेसिव है तो समझ जाओ रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो रेसेसिव अलील की वजह से होगा. और बीटा किस लिए होता है बेटा, 11th क्रोमोसोम के HBB जीन में डिफेक्ट की वजह से. इसकी वजह से क्या होगा, दिस कॉजेज रिडक्शन इन द सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन. अगेन इट लीड्स टू एनीमिया और इससे स्केलेटल डिफॉर्मेशन, जो बोन्स का डिफॉर्मेशन है, इट ऑल्सो कॉजेज दैट. अब यहाँ पे दिस शुड बी नोटेड, दिस इज मेंशन्ड इन द NCERT ऑल्सो एंड इम्पॉर्टेंट एज फार एज पेपर इज कंसर्न. वी हैड स्टडीड सिकल सेल एनीमिया जिसमें अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का स्ट्रेस होता है. अब दोनों ही केसेस एनीमिया से रिलेटेड हैं. सिकल सेल एनीमिया में भी आपने देखा कि इट मेक द पर्सन एनीमिक एंड थैलेसीमिया ऑल्सो,
बट फर्क यह है दोनों में एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है और एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि वन काइंड ऑफ एमिनो एसिड इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय अनदर, सो a quality of the amino acid that is being formed is being alterated here. Whereas in thalassemia what is happening, it is a quantitative disorder, means the amount of something which is formed in the body has been reduced. अब ये something क्या है, अल्फा और बीटा चेन है। तो इस चीज को क्लियर कर लो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है। क्वालिटेटिव मतलब होता है क्वालिटी अमाइनो एसिड से, कि एक अमाइनो एसिड बन रहा था अब उसकी जगह दूसरा बन गया है, ओके, बन उतना ही रहा है, तो क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। बट थैलेसीमिया क्या है, एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब है इट इज अकरिंग ड्यू टू द, अब क्वांटिटी आ गया टर्म यहाँ पे, तो क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो अमाउंट बन रहा था वो नहीं बन रहा है, दैट्स व्हाई इट हैज बीन क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स। ओके, आते हैं सिकल सेल एनीमिया पे, तो अब थोड़ा रिलेट करने के लिए आसान होगा। नाउ सिकल सेल एनीमिया ये एक ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। अब ये क्यों होती है, अगेन याद रखना, थैलेसीमिया भी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है और सिकल सेल भी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब इट अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम ए टू टी विच कंट्रोल बीटा हीमोग्लोबिन चेन इन 11th क्रोमोसोम। इसको थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। In class 11th we had studied that DNA is made of nucleotides. DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। तो सपोज करो इसके 11th क्रोमोसोम में कहीं पे एक बेस पेयर की जगह दूसरा बेस पेयर रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप GAG देख रहे हैं, अब इसका A बेस पेयर गॉट रिप्लेस्ड और इसकी जगह क्या आ गया, T आ गया। तो नाउ इंस्टेड ऑफ GAG इट बिकम्स GTG। अब इससे जो अमाइनो एसिड बन रहा है वो भी चेंज हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या बनता है, ग्लूटामिन बनता है, अब उसकी जगह यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, वेलिन बन रहा है। ओके, तो इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन। अभी ये चीज़ बहुत इजीली समझ नहीं आएगी, वंस वी आर डन विद द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला चैप्टर देन यू विल रिलेट इट वेरी इजीली। बट अभी के लिए समझिए कि इन दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट one kind of amino acid is get replaced by another. ओके, तो इसमें आते हैं बेस पेयर के चेंज होने की वजह से जो चेन होती है, बीटा चेन होती है, उसके 6th पोजीशन में ग्लूटामिन की जगह क्या आ गया, वेलिन आ गया। अगेन देखो ये बीटा चेन अभी हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, अल्फा और बीटा चेन से। अब थैलेसीमिया में क्या हुआ, अल्फा और बीटा चेन की अमाउंट में डिफेक्ट आ रहा है, बट सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है कि उस बीटा चेन के 6th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड है इट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय अनदर वन। ओके, सो दिस कॉजेज डिक्रीज इन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ड्यू टू विच द शेप ऑफ आरबीसी बिकम सिकल्ड। तो इसकी वजह से हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसमें डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे शेप देखिए, हियर द शेप इज कॉन्केव इन नेचर, आप देखेंगे बाई कॉन्केव शेप है, बट यहाँ पे देखिए क्योंकि ऑक्सीजन की स्ट्रेस की वजह से इनका जो शेप होता है वो सिकल्ड हो जाता है, सिकुड़ जाता है, दैट्स व्हाई द डिजीज सिकल सेल एनीमिया। ओके, सो अब ये भी कब अकर करती है, ये समझने वाली बात है जब दोनों पेरेंट्स का जो जीनोटाइप होगा वो हेट्रोजाइगस होगा। हेट्रोजाइगस का मतलब है, समझिए इसको थोड़ा, जो नॉर्मल जीन है वो होता है HbA। ओके, मतलब जो नॉर्मल जीन है, यहाँ पे पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन है, बट यहाँ पे ऊपर देखिए नॉर्मल जीन मेंशन्ड है, दैट इज HbA। तो ये नॉर्मल जीन है, जब ये जीन प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है कि कोई डिफेक्ट नहीं होगा, हीमोग्लोबिन प्रॉपर ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। बट जब इसकी जगह इसके बेस पेयर में गड़बड़ होती है इस जीन के, तो इसकी वजह से जो डिफेक्टेड जीन आता है उसको हम मेंशन करते हैं HbA और HbS से। अब किसी बच्चे को, मतलब किसी भी प्रोजेनी को अगर ये डिजीज होती है तो उसके लिए दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होने चाहिए इन जीन्स के लिए। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कि दोनों पेरेंट्स में ये जीन होना चाहिए बेटा। कौन सा जीन होना चाहिए, HbS और HbA जीन होना चाहिए। ओके, और अगर आपको याद होगा तो ये कैसी कंडीशन है, ये कंडीशन है कैरियर वाली, तो ये इसीलिए मेंशन होगा कि दोनों पेरेंट्स कैरियर होने चाहिए। इवन दिस कैन बी मेंशन्ड इन द NCERT। तो इसका मतलब ये है अकर्स व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर heterozygous for the gene that is HbA and HbS। ओके, अब इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक
हमने पुनेट स्क्वायर बनाया है, तो ये मदर है और ये फादर है, और दोनों का जीनोटाइप कैसा है, हेट्रोजाइगस। देखो इन दोनों में डिफेक्ट होगा, दोनों पेरेंट्स में सिकल सेल एनीमिया है, बट वो नॉर्मली बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, रेसेसिव को सप्रेस कर देगा। और हमने पढ़ा कि सिकल सेल क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मदर भी कैरियर हैं। अब इनमें आपके गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जीन सेग्रीगेट करेंगे, अलील्स अलग अलग गैमेट में आ गए, एंड फाइनली दिस इज द फाइनल F2 जनरेशन, या हम कहें कि ऑफस्प्रिंग में जो, F2 कहना गलत होगा, सॉरी, ऑफस्प्रिंग में जो जीनोटाइप्स होंगे वो ये होंगे। तो अब फर्स्ट केस देखिए, HBA एंड HBA नॉर्मल इंडिविजुअल है। सेकंड देखिए HBA HBS कैरियर है। थर्ड देखिए अगेन कैरियर है। और चौथा देखिए ये डिजीज्ड है। थर्ड में भी ये डिजीज होगी, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ये वाला केस देखेंगे HBA और HBS, ये हर कंडीशन में नॉर्मल बिहेव करेंगे, एक्सेप्ट अगर कभी ये हाई एल्टीट्यूड्स में चले जाते हैं तो वहां पे इनको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है, राइट। बट अदरवाइज ये नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इसमें से जो लीथल केस है वो ये है, जिस भी बच्चे का जीनोटाइप HBS और HBS होगा, इस केस में ये लीथल है, एंड द चाइल्ड विल या प्रोजेनी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ओके, like here I have mentioned, if the progeny is heterozygous then the individual live normally except under oxygen stress। कभी उनको ऑक्सीजन स्ट्रेस आ ही गया तब दिक्कत है, अदरवाइज वो नॉर्मल रह सकते हैं। बट अगर इंडिविजुअल डिफेक्टेड जीन के लिए होमोजाइगस है, डिफेक्टेड जीन यहाँ पे क्या है, रेसेसिव नेचर का है, तो HBS अगर ये इस जीन के लिए होमोजाइगस है तो ये फैटल है, और इस केस में इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। ओके, क्योंकि सीवर ऑक्सीजन स्ट्रेस है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे एक एडवांटेज बताता हूँ, जो हेट्रोजाइगस प्रोजेनीज होती हैं इनको मलेरिया नहीं होगा। ये एक एडवांटेज होता है जो सिकल सेल एनीमिया इनको देता है। क्यों मलेरिया इसलिए नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो सिकल शेप बन जाता है आरबीसी का, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका शेप हैज बीन डिस्टॉर्टेड, तो इस शेप में प्लाज्मोडियम अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, तो इस वजह से दीज पर्सन आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। यही एक फायदा है। बट अगर ये होमोजाइगस हैं तो दे कांट सर्वाइव। ओके, अब आते हैं अगले जेनेटिक डिसऑर्डर में, दैट इज फेनाइलकीटोनुरिया। अब ये एक प्रकार की ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है अगेन, एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफेक्ट इन क्रोमोसोम नंबर 12। अब एक बात बार बार आप देख रहे हैं कि सारी डिजीजेज ऑटोसोमल रेसेसिव हैं, इसके पीछे भी एक कारण है बेटा। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होती हैं ये मैक्सिमम केसेस में लीथल हो जाती हैं, इसीलिए ज़्यादातर डिजीजेज आपको रेसेसिव नेचर की मिलेंगी। ओके, अब ये क्यों होता है, क्योंकि अब ये डिफेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें एक एंजाइम नहीं बन रहा है, या एक जीन होता है जो क्रोमोसोम नंबर 12 में प्रेजेंट है। और ये जीन कौन से एंजाइम को बनाता है, दिस जीन फॉर्म्स अ एंजाइम दैट इज फेनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ओके, अब इस एंजाइम का काम क्या है, इसको एक फ्लोचार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी में एक अमाइनो एसिड है दैट इज फेनाइलएलेनिन। तो ये जो एंजाइम है फेनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये इसको कन्वर्ट करता है बेटा टायरोसिन में। ओके, फिर ये टायरोसिन बॉडी में बाकी जगह यूज हो जाता है। बट व्हेन द जीन फॉर दिस एंजाइम इज डिफेक्टेड, तो दिस फेनाइलएलेनिन गेट कन्वर्ट्स इनटू फेनाइल पायरुविक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इस फेनाइल पायरुविक एसिड के हमारे बॉडी में जमा होने से बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट है। अगर ये हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है, और ब्रेन में एक्यूमुलेट होने की वजह से इंडिविजुअल में आपको मेंटल रिटार्डेशन दिखेगा। दूसरा, ये इंटरफेयर करता है हमारे हेयर और स्किन के कलर से, तो इसकी वजह से जो आपको पिगमेंटेशन होगा कलर का, देखिए लाइट कलर का दिखेगा आपको, हेयर और स्किन में भी आपको लाइटनेस आती है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्यूमुलेशन ऑफ दिस केमिकल। ओके, तीसरा, अगर आप देखेंगे कि फिनाइलकीटोनुरिया में बहुत बार बच्चा जो होता है उससे स्मेल आती है, मस्टी स्मेल आती है, जैसी स्मेल चूहे से आती है, वो भी इसीलिए है बेटा बिकॉज दिस केमिकल इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन द बॉडी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। फेयर हेयर हो गए, ब्लू आईज हो गए, ड्राई स्किन, एल्बिनिज्म स्किन से रिलेटेड डिजीज है, पिगमेंटेशन, वही मैंने कहा कि स्किन का पिगमेंट लाइट हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन है। सो दिस इज all about the phenylketonuria. So with this, the part related the genetic disorder is complete.
So that is all for today. In case of any query, just let me know. Thank you.